नमस्कार दोस्तों। भारत के साथ गद्दारी कौन कर रहा है, कौन कर रहा था और भारत के खिलाफ एजेंडा कौन चला रहा है, कौन पाकिस्तान के उन एजेंडों को पूरा कर रहा है जिनसे भारत संकट में फंस जाता है, कौन है जो भारत के लिए इतने बड़े भारतीयों के लिए इतने बड़े संकट खड़े कर देता है कि भविष्य में सालों साल दशकों तक उनसे निपटने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। जी हां, आज ये बड़े सवाल है। इसलिए सवाल है कि जिस तरह से हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस ने सिंगापुर में अपनी बात बताई, वह हम सबको डराती है। हम सबको डराती है वह पहलगाम की घटना, जिसमें हमारे नागरिक मारे गए और किस साजिश के तहत मारे गए। डराती है वो घटनाएं जिनमें अलीगढ़ में दो मुस्लिम युवकों को बुरी तरह से बेवजह से पीट पीट के अधमरा कर दिया गया। देश के अंदर होती लिंचिंग, देश के अंदर तमाम धर्म के आधार पर, जात के आधार पर चलते बुलडोजर और देश में फैलाई जाती नफरत, ये सब देश विरोधी एजेंडे कौन चला रहा है? झूठी खबरें, झूठे नैरेटिव, ये कौन बना रहा है? यह हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी हां, जब भारत के सीडीएस अनिल चौहान सिंगापुर में ब्लूमबर्ग के साथ में बात करते हैं तो बताते हैं कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन चला, ऑपरेशन सिंदूर, और उस कन्फ्लिक्ट के दौरान जो सेना को सबसे बड़ी दिक्कत आई, वो आई फेक न्यूज से, वो आई फेक नैरेटिव से, वो आई जिस तरह से झूठ फैला करके संकट खड़ा किया गया और दुनिया में उससे हमें नुकसान हुआ। हमारा पूरा 15% टाइम तो उसी का सफाई देने और उसको साफ करने में लगा रहा। तब साहब आता है कि ये फैलाया किसने था, किया किसने था? तब हमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके गोदी मीडिया नजर आते, उनके नेता नजर आते, जिन्होंने कितने झूठ फैलाए, मीडिया से झूठ फैलाए जाते रहे। कभी इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, कभी लाहौर पे कब्जा कर लिया, कभी कराची पे कब्जा कर लिया, कभी हमने उनका ये नष्ट कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया। इससे भारत को, पूरी दुनिया को सफाई देनी बार बार पड़ रही थी। नहीं नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हमारा तो सिंपल, कोई हमारा आर्मी ऑपरेशन नहीं है कि हम उनकी आर्मी पर अटैक कर रहे हैं, हम तो सिर्फ टेररिस्ट पर अटैक कर रहे हैं। ये सफाई देते देते गुजर गया। सोचिए कितना बड़ा संकट खड़ा हो। तो साहब, इस संकट को पाल पोस के अपनी गोद में कौन बड़ा कर रहा है? नरेंद्र मोदी, जो देश का प्रधानमंत्री, और उसके बाद भी वो भाषण देता है तमाम जगह, यार हम उसको हौंक देंगे, हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, हम तो घुस के मारेंगे, हम तो ये करेंगे। तो साहब, जब आपको मौका मिला तब आपने एक भी आतंकी को क्यों नहीं नेस्तनाबूद किया, क्यों नहीं घुस के मारा? और जिन आतंकियों ने पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों को मार डाला, यात्रियों को मार डाला, वहां के स्थानीय लोगों को मार डाला, उनको आपने कब मारा या कब गिरफ्तार किया, कब क्या कार्रवाई की? कोई जवाब नहीं। लेकिन जुमले हैं, डायलॉग्स हैं, थर्ड ग्रेड की फिल्मों जैसे। तो साहब, वो सुन लीजिए प्रधानमंत्री के मुंह से। प्रधानमंत्री की यह हिम्मत नहीं पड़ी कि वो वैश्विक जगत में जाकर के यह बता सके कि हम सही थे, पाकिस्तान गलत था। लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तमाम देशों में जाता है और अपने पक्ष में माहौल बना लेता है, उसके साथ तमाम देश खड़े हो जाते हैं, भारत के साथ कोई नहीं खड़ा होता। भारत से जो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जाता है 33 देशों में, उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगती, कहीं पर भी उसका वेलकम नहीं किया जाता। खुद मोदी का ही दूतावास वेलकम करता है और मोदी का ही मीडिया उनको वाहवाही बताता है। यानी गोदी मीडिया में ही सब कुछ है, बाकी कहीं कुछ है। जब यह हालात हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक है।
तो आप यह सच जान लीजिए कि 22 अप्रैल को यह घटना क्यों हुई, इनके पीछे क्या था और इसकी साजिश क्या थी। पाकिस्तान दो तीन चीजें चाहता है। वो चाहता है कि हम जिस तरह से मुस्लिम राष्ट्र बने और उसके बाद में हमने हथियारों और ये अराजकता और सब में हम फंसे रहे और हम बर्बाद हो गए, और पंडित नेहरू ने एमआईटी की तर्ज पे, अमेरिका के जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, उस एमआईटी की तर्ज पर भारत में आईआईटीज बनाए, आईआईएम बनाए, एम्स बनाए, जेएनयू बनाया, और इस तरह से तमाम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, एनआईटी सब बना के खड़ा किया। उससे पूरी दुनिया में नीति नियंता जितने हैं वो भारत के जाकर के। और पाकिस्तान ने क्या बनाया? पाकिस्तान ने हथियार खरीदे। अमेरिका से कहा हथियार दे दो, इटली से कहा हथियार दे दो, रसिया से कहा हथियार दे दो, रसिया ने तो नहीं दिया, लेकिन चाइना से ले रहा है, कहीं किसी से ले रहा है, कहीं तुर्की से ले रहा है, अजरबैजान से ले रहा है, तमाम देशों से उसने हथियार और देश को अराजकता में ढकेला, देश बर्बादी में गया। हम आगे से आगे बढ़े, लेकिन अब बिल्कुल उलट चल रहा है। अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बन गया है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही, घटोतरी नहीं हो रही। लेकिन वो हथियार कैसे हैं? वो सब स्टैंडर्ड हथियार। हमने देख लिया कि राफेल जिस तरह से फेल हुआ और उसके कारण हमें जितनी बेइज्जती सहनी पड़ी है, जितना नुकसान हुआ है, वह देश के ऊपर एक दाग लगा है। यह हमारे लिए चिंताजनक है, क्योंकि देश हमारा है, हम इसे प्यार करते हैं, हम चाहते हैं हमारा देश सबसे ज्यादा सम्मानित, लेकिन इसके कारण यह स्थिति। तब भारत सरकार क्या कर रही है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान दूसरा चाहता है कि भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर आपस में झगड़े होते रहे, विवाद होते रहे, जिससे एक टुकड़े टुकड़े हो जाए। यही तो एजेंडा था और वही काम किया जा रहा है भारत में। यह भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, ये लोग मिलकर हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, हिंदू सिख को लड़ा रहे हैं, ईसाई को लड़ा रहे हैं, और किसी से इस तरह से लड़ाइयां करा करके देश को टुकड़े टुकड़े कर, जातियों में लड़ाई करा रहे हैं। कहीं दलितों के ऊपर अत्याचार होगा, कहीं पिछड़ों पे अत्याचार होगा, कहीं आदिवासियों पे अत्याचार होगा और संघर्ष होगा। इन संघर्ष में देश का बड़ा नुकसान। और तीसरी चीज, जो भारत की समृद्धि की दिशा में बढ़ रहा था, दुनिया आ रही थी, कश्मीर हमारा टूरिज्म का हब बन रहा था, तो कैसे उसे खत्म कर दिया जाए, उसे बर्बाद कर दिया जाए, जिससे कि वो वहां के लोगों को वो अपने पक्ष में कर सके। तो इस तरह का जब वो माहौल बनाना चाहता है, तो आरएसएस, बीजेपी के लोग उसमें हिस्सा बटाते हैं, उसमें आहुति देते हैं। यह स्थिति। तो 22 अप्रैल को जो नागरिक और यात्री और स्थानीय लोग मारे गए, उस मामले में यह पता चलता है कि किस तरीके से यह घटना अंजाम क्यों दी गई, जबकि रिपोर्ट थी खुफिया की वहां पर जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। क्यों नहीं सावधानी, क्यों नहीं सुरक्षा की? सवाल खड़े। 22 मिनट, 22 तारीख, 22 घंटे, 22 ये सब कुछ का जो गेम देखी, इस गेम प्लान में जो सबसे बड़ा हिस्सा वो ये है कि इसके पहले आप याद करिए 2007 में जिस तरीके से समझौता ट्रेन में ब्लास्ट करके निर्दोष पाकिस्तानी और दूसरे यात्रियों को मार डाला गया था, उस साजिश में कौन था? पहले झूठा प्रचार कराया गया कि मुस्लिम है, लेकिन बाद में पता चला ये तो हिंदू आतंकवादी, ये वह लोग हैं जो भगवा आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का जो उनका राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चलाता है, वही इंद्रेश कुमार था और लोग थे। बहरहाल नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उसे बरी करा दिया गया। इसके बाद में और साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि साक्ष्य थे, पेश नहीं किए गए। इधर क्या होता है, इसी तरीके से मालेगांव में ब्लास्ट कराया जाता है और वो
प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बाइक में करके ब्लास्ट कराया जाता है। उसमें कर्नल पुरोहित हो या और उनके साथी हो, वो सब इन्वॉल्व। और इसी तरीके से मुंबई में ब्लास्ट कराया जाता है, तो जो हेमंत करकरे इन सारे मामलों का खुलासा करता है उसको उसमें मरवा दिया जाता है। जो पाकिस्तान के साथ इनके कनेक्शन की बात आती है वहां से इस्टेब्लिश होता है। तो यह समझ लीजिए इस तरह से सब कुछ होता है। तो उस मालेगांव में के मामले में सारी सुनवाई पूरी हो चुकी थी, एनआईए ने फांसी की मांग की। उस मामले में जो आरोपी है, सबसे मेन आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उसे नरेंद्र मोदी आरोपी होते हुए भी टिकट देते हैं और भोपाल से सांसद बनवाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके केस को डिरेल करवाते हैं। लेकिन फिर भी इतने सबूत आ गए कि एनआईए ने मांग की कि फांसी। अदालत ने 8 मई को सुनवाई तारीख फैसले की तय की, लेकिन साहब 7 तारीख को ही एक कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर हो गया और उसके चक्कर में वह सुनवाई टल गई जुलाई तक के, 31 जुलाई को। बचाने के लिए इस बीच में कैसे मैनेज करना है और क्या क्या खेल करना है वो काम चल रहा है। तो असली आतंकवादियों को बचाने के लिए अजमेर शरीफ की दरगाह पर विस्फोट हुआ था और इसी तरीके से कई और विस्फोट हुए थे देश, और वो सब में जो हाथ पाए जा रहे थे इन्हीं भगवा आतंकियों के पाए जा रहे थे। उससे कैसे पल्ला झाड़ा जाए, और इसका खुलासा किसने किया था? इसका खुलासा किया था जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे आरके सिंह, जो उस समय देश के गृह सचिव थे। उन्होंने भगवा आतंकवाद का खुलासा किया, वो सारी चीजें सामने आ गई। तो उन्हें बचाने के लिए ये सब खेल रचे जाते हैं। इसीलिए पंडित नेहरू कहा करते थे देश को समावेशिता के साथ चलाना है, राष्ट्रीयता के साथ चलाना है और सबको जिस तरह से जोड़ के चलाना है। लेकिन इन्होंने तोड़ करके नफरत का माहौल पैदा किया और उस नफरत के बूते वोट बैंक बनाते, उसका लाभ लेते, इसलिए ये सब कराया जाता है। अब पहलगाम की घटना हुई, उस घटना के बाद में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे और उस घटना में सिंपैथी के नाम पे किसने वोट बैंक की राजनीति की? वो भारतीय जनता पार्टी ने। इसके पहले आप देखिए पुलवामा में जब हुआ तो पुलवामा में भी शहीदों के नाम पे वोट किसने मांगे? नरेंद्र मोदी ने मांगे, और उसमें भी आज तक किसी का कोई खुलासा नहीं हुआ। और इसके बाद में उरी में हुआ था यूपी के चुनाव के जस्ट पहले, और उसमें भी किसने वोट मांगे? नरेंद्र मोदी ने, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम। तो यह आप समझ लीजिए। और पाकिस्तान जाकर के गलवैया कौन डालता था? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी। कभी भी कांग्रेस पार्टी का कोई नेता वहां जाकर के इस तरह गलवैया नहीं डाला, ना ही ज्यादा गया। लेकिन इन्होंने बड़ी मोहब्बत, भाईचारा, भाई सब कुछ बता दिया। मोहन भागवत ने पाकिस्तान को भाई बोला था। तो इससे आप पूरे खेल को समझ सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस देश के अंदर इंपोज करता है और उसके जरिए यहां भगवा आतंकवाद करा करके और उसका जिम्मा इस्लामिक लोगों पर डाल करके वोट बैंक की राजनीति इसी तरीके से पाकिस्तान करता है। असलहे बेचने वाले देश असलहे बेचते हैं और हम बर्बादी में जा रहे हैं, उस रास्ते पे जा रहे हैं जिसको नेहरू ने कभी अडॉप्ट नहीं किया था। नेहरू दूरदर्शी थे, नेहरू भविष्य दृष्टा थे, वो जानते थे क्या होने वाला, इसलिए उन्होंने कभी यह रास्ता नहीं। उनसे ये हुसैन हक्कानी जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट थे, उन्होंने एक बड़ी अपनी किताब लिखी, उसमें लिखा कि जब भारत और पाकिस्तान आजाद होकर के देश बने तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां जाते हैं अमेरिका, तो अमेरिका कहता है हम आपके लिए क्या करें? तो कहते हैं आपके यहां जैसा एमआईटी है वैसे ही आईआईटी और दूसरे इंस्टीट्यूट्स बनाने की दिशा में हमारी मदद कीजिए। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत वहां क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें हथियार दीजिए, गोला बारूद दीजिए, ये दीजिए। और वो इनके चक्कर में बर्बाद हुआ और भारत ने
पंडित नेहरू की उस दूरदर्शिता के कारण वह देश बनाया जो समृद्धि के मार्ग पर चला। यही अंतर है। और नरेंद्र मोदी अब उसी रास्ते पे ले जा रहे हैं जिस रास्ते पे पाकिस्तान, और यही तो अमेरिका सदैव से चाहता था, यही तो इंग्लैंड चाहता था, और यही डीप स्टेट चाहता है। तो नरेंद्र मोदी डीप स्टेट के इशारे पर भारत को बर्बाद कर रहे हैं और आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। और जब भारत के प्रतिनिधिमंडल दुनिया में जाते हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं, आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान भी तो यही बता रहा है। और भारत के सीडीएस वहां बताते हैं कि कैसे हमारे विमान भी गिरे और किस तरह से फेक नैरेटिव के कारण, झूठ के कारण, मीडिया का जो एक खेल हुआ उसके कारण कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 96 घंटे सिर्फ विवाद चला और इस 96 घंटे में सेना के हाथ पांव फूले सिर्फ इस कारण। सेना हमारी लड़ने में सक्षम थी, लेकिन वो इसी में जूझती रह गई। यह देश के लिए एक बड़ा संकट है। तो कौन है जो देश को बर्बाद कर रहा है? तब हमें फिर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस दिखाई देते हैं। इनके लोग सच बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वह भी हमने देख लिया कि कैसे जब एक सच बोला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मां की गालियां देता है, और न जाने कितनी गालियां देता है देश के आज तक जैसे बड़े चैनल पर बैठ के, जो बहुत रिच चैनल है, उस पर बैठ करके जो गोदी मीडिया का काम करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को मां की गाली देता है। उनको जो शब्द इस्तेमाल करता है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये असल में देश के अंदर यही नफरत, यही सारी चीजें परोस करके देश को तबाह करना चाहते हैं। यही अंग्रेजों का एजेंडा था, यही अमेरिका का एजेंडा था, और वही एजेंडा ये पूरा कर रहे हैं। नेहरू का, इंदिरा का, लाल बहादुर शास्त्री का, राजीव गांधी का एजेंडा था कि देश को बनाए। मनमोहन सिंह का एजेंडा था देश को मजबूत करें, लेकिन ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश के लोगों पे अधिक से अधिक टैक्स थोप रहे हैं, जीएसटी वसूल कर रहे हैं, तमाम तरह के दूसरे सेस लगा रहे हैं और जीवन तबाह कर रहे हैं। पूरा देश तबाही की तरफ जा रहा है। देश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बना दिए गए, और यह सब किया है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने और उनके नेताओं ने, उनके लोगों ने, उनकी विचारधारा। इसी विचारधारा से, जो नफरत की विचारधारा है, उससे लड़ा। इसी बात को लेकर राहुल गांधी बार बार टोकते हैं कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, मोहब्बत की दुकान, और देश को समृद्ध करने की बात करते हैं। जब वो ये करते हैं तो उन्हें देशद्रोही बताया जाता है, उन्हें पाकिस्तान परस्त बताया जाता है, उन्हें न जाने। जबकि वाजिब सवाल वो उठाते हैं जिसको पूरा देश जानना चाहता है कि हमने इसमें क्या खोया, क्या पाया, बताइए तो आधिकारिक तौर पर। क्योंकि हमने तो अपना सब कुछ खो दिया है, पाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों ऐसा किया? ये हालात क्यों पैदा हुए? सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं थी? क्यों हमारे लोग सुरक्षित? यह डर का माहौल क्यों बनाया है? हर तरह का डर, चाहे जुडिशियल से हो, चाहे कार्यपालिका से हो, चाहे मॉब लिंचर्स से हो, हर तरह से आपने देश को डराया है, जिससे कि कोई आपसे सवाल न पूछ सके, सच न बोले। और जब आप यह करते हैं तो आप पाकिस्तान के एजेंडे को, डीप स्टेट के एजेंडे को पूरा करते हैं। वही नरेंद्र मोदी और उनके लोग कर रहे हैं। जी हां, तो अब आप समझ जाइए कौन देश को बनाना चाहता है और कौन देश को बिगाड़ना चाहता है। अब उसे बर्बाद कौन कर रहा है आपके सामने। जय